नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत प्रोजेक्ट काफी तेजी से चल रहा है। शहर के विभिन्न हिस्सों को ग्रीन बनाने की कवायद भी की जा रही है। इसी के तहत राजधानी में कलेक्ट्रेट सहित 70 विभागों के दफ्तर अब एक ही इमारत में होंगे। स्मार्ट सिटी की इस ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण के लिए हरिद्वार रोड स्थित रोडवेज के वर्कशॉप की जमीन पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बीजेपी विधायक खजान दास ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। ग्रीन बिल्डिंग में कलेक्ट्रेट सहित 70 विभागों के कार्यालय शिफ्ट किए जाएंगे। इससे सरकारी कामों के लिए लोगों को एक ही जगह पर सभी व्यवस्थाएं मिल सकेंगी। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्मार्ट सिटी का काम तेजी से चल रहा है। अब एक ही इमारत में 70 विभाग होंगे और ऐसे में आपको बता दें कि जहां इसका काम भी तेजी से चल रहा है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी का काम अब गति दे रहा है। अब ढीला नहीं है, ढीला था, किंतु ऐसे लोगों को, ऐसी संस्थाओं से काम छीना गया है। मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने त्वरित निर्णय लिया और 200 करोड़ का काम ऐसी कंपनियों से छीना जो निष्क्रिय थी, जो काम नहीं कर रही थी। और उस पर मैं ये भी अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि उनके ऊपर क्यों नहीं FIR दर्ज कराया जाए। देहरादून में सरकार के चिंतन शिविर पर विपक्ष चुटकी लेने का काम कर रहा है। सुरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आप कितने ही शिविर लगाकर मंथन करते रहें, लेकिन असल हकीकत में इसका कोई फायदा आम जनता को नहीं होने वाला है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार और अधिकारियों के बीच किस तरह का समन्वय है, ये भी सभी को पता है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर चिंतन शिविर पर विपक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा इससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर बयान दिया है। क्या मंथन करेंगे, किस बात का मंथन करेंगे? हालत ये है कि खुद जो है सत्ता में बैठे हुए लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें और सरकार में समन्वय नहीं है। तो चिंतन किस बात का? पहले समन्वय बनाइए आप। और जो समन्वय होता हो दिखाई नहीं दे रहा है। और इसीलिए आप देख लीजिए कि प्रदेश के अंदर जो है 9 महीने की सरकार हुई है और उस 9 महीने की सरकार ने इस प्रदेश को जो घाव दिए हैं उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट के मलीताल से हल्द्वानी स्थानांतरण करने को लेकर कैबिनेट की मुहर लग गई है, जिसके बाद हल्द्वानी कोर्ट के अधिवक्ताओं में भी खुशी का माहौल है। यहां अधिवक्ताओं का कहना है कि इससे वादाकारियों को फायदा होगा और महंगाई का बोझ भी कम पड़ेगा। पूरे मामले पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए अधिवक्ता और कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव जितेंद्र सिंह बिष्ट ने धामी सरकार की कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत किया है। तो लाल कुआं से खबर आपको बता रहे, जहां पर नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर जहां वकीलों में अब खुशी की लहर है, तो वहीं सरकार के इस फैसले का भी स्वागत किया गया है। तो लाल कुआं से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि धामी कैबिनेट के इस फैसले से अधिवक्ताओं में भी खुशी की लहर है। उनका कहना है कि इससे काफी फायदा होगा। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत भी किया गया है। एक बहुत अच्छा निर्णय है वादकारियों के लिए, क्योंकि जो न्याय का मूलभूत सिद्धांत है, घर घर तक न्याय, सस्ता सुलभ न्याय, उस सिद्धांत में यह निर्णय खरा उतरता है। मूल रूप से हाईकोर्ट जो अभी नैनीताल था, बहुत सारी परेशानियां नैनीताल में वादकारियों के साथ साथ अधिवक्ताओं को भी थी। हम भी कभी अगर हाईकोर्ट जाते थे तो पार्किंग की वहाँ समस्या है, भूस्खलन की समस्या रहती है, आने जाने वक्त अपना तो मुश्किल रहता, क्लाइंट भी कहाँ रहे कहाँ, बहुत महंगा नैनीताल शहर था। और नैनीताल ये कोई उद्योग नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि ये पलायन हो गया, ये उद्योग ना हो के ये वादकारियों के लिए सस्ता है, इससे कोई बेरोजगार नहीं हो रहा है।
खेल और महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य हल्द्वानी पहुंची, जहां मीडिया से बात करते हुए मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 2024 में उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर खेल विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेल कराए जाएंगे। इसके लिए खेल विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हल्द्वानी, देहरादून अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। 2023 तक काम को पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि 2024 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो सके। तो हल्द्वानी से ये खबर आपको बता रहे, जहां 2024 में आपको बता दें कि खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं मंत्री रेखा आर्य हल्द्वानी पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा और मैदान का 70% काम भी पूरा हो चुका है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी की। देखिए, कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर 2022 के चुनाव में जनता के मध्य गई थी और जनता ने उसका क्या जवाब दिया ये हम सबके सामने है। तो इसलिए खाली कांग्रेस जो है उसकी कथनी में है। भ्रष्टाचार का स्वयं कांग्रेस अपने आप में पुतला है। यदि 2014 का हम कालखंड देखते हैं, कांग्रेस का कालखंड देखते हैं, तो पूरा भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा जो है उन्होंने अपनी सत्ता चलाई है। ऐसे लोग जो है यदि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं या पूछ करते हैं, ये केवल मात्र दिखावा है जो उनके आचरण में मैं समझती हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी विधायकों से अपने क्षेत्र की 10-10 प्रस्तावित विकास कार्यों की सूची मांगी थी, जिस पर रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने अपने 10 कार्यों में से राजकीय अस्पताल रानीखेत के लिए MRI, सिटी स्कैन मशीन और NICU यूनिट की मांग को मुख्यमंत्री के सामने रखा। विधायक ने कहा कि दोनों मशीनों और एक यूनिट पर स्वीकृति मिल चुकी है और शीघ्र ही तीनों यूनिट अस्पताल को मिल सकेंगे। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और सांसद का आभार जताया। तो रानीखेत से खबर आपको बता दें, जहां पर 10 प्रस्तावित विकास कार्यों की सूची मांगी गई। वहीं सीएम धामी ने सभी विधायकों से ये सूची मांगी थी। इसी सिलसिले में जहां रानीखेत से अस्पताल के लिए MRI मशीन मांगी गई, तो वहीं तीनों मांगों पर मंजूरी दे दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारी विधानसभा में जो प्रस्तावित विकास कार्य हैं इनकी सूची मांगी थी। हमारे द्वारा 10 विकास कार्य जो हमारे क्षेत्र में होने अत्यंत आवश्यक हैं, इनकी सूची माननीय मुख्यमंत्री जी को दी थी। उनमें से जो अत्यंत महत्वपूर्ण मांग हमारी थी कि रानीखेत जो हमारा हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में सिटी स्कैन की सुविधा नहीं है, यहाँ पर NICU की सुविधा नहीं है और यहाँ पर MRI स्थापित होना अत्यंत आवश्यक था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा की थी, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विकासनगर में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस का विरोध जारी है। उनके खिलाफ भर्ती घोटाले समेत कई अन्य मामलों को लेकर विरोध जारी है, जिसको लेकर कांग्रेसी पदाधिकारी काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराने कार्यक्रम स्थल पहुंचे। वहीं इस दौरान पुलिस ने कार्यक्रम स्थल से पहले ही कांग्रेसियों को रोका और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिस पर कांग्रेसी पदाधिकारी ने अपनी गिरफ्तारी को दमनकारी नीति बताया। तो विकासनगर से ये खबर आपको बता रहे और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर भर्ती घोटाले समेत अन्य मामलों पर जहां कांग्रेस ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। तो वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। सभासद भी पहले को आया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद बेरोजगारों की नौकरी इन्होंने। देहरादून महानगर सिटी बस महासंघ के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय वर्धन डंडरियाल ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए कहा, केंद्र सरकार के स्पष्ट आदेश का पालन उत्तराखंड राज्य परिवहन अधिकारी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ये आदेश दिया था कि बड़ी और भारी बसों को 1 अप्रैल 2023 से फिटनेस सेंटर में भेजा जाएगा और छोटे वाहनों को 1 जून 2024 से
अनिवार्य किया जाएगा, लेकिन राज्य में जितने भी छोटे या बड़े वाहन हैं उनको आरटीओ के द्वारा अभी से ही फिटनेस सेंटर भेजा जा रहा है, जो शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस उत्तराखंड के परिवहन अधिकारियों का भ्रष्टाचार का इससे बड़ा नमूना और क्या हो सकता है कि केंद्र सरकार के स्पष्ट आदेश है, गाइडलाइन है स्पष्ट कि बड़ी भार वाहन और बड़ी लंबी जो बसें हैं, स्टेज कैरिज बसें, उसको जो है 1 अप्रैल 2023 से जो है फिटनेस सेंटर में भेजा जाएगा, और जो छोटे वाहन है या मंझली गाड़ियां हैं उसका 1 जून 2024 से अनिवार्य किया गया है। और आपने देखा होगा अभी जितने भी वाहन हैं, छोटी हैं, बड़े हैं, सबको जबरदस्ती आरटीओ के द्वारा जो है फिटनेस सेंटर भेजा जा रहा है, जो यहां से कम 30 किलोमीटर दूर। चंपावत जिले के जिला पंचायत विभाग की तरफ से भगवत पाटनी जिला पंचायत अधिकारी के नेतृत्व में जिले के 4 ब्लॉकों में साफ सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही विभाग की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी नकेल कसी गई। जिला पंचायत अधिकारी भगवत पाटनी ने बताया, चंपावत जिले को स्वच्छ बनाए जाने के लिए विभाग की तरफ से साफ सफाई अभियान चलाया गया है। वहीं विभाग की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ 70 लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई की जा चुकी है। तो चंपावत से खबर आपको बता रही, जहां पर 4 ब्लॉकों में सफाई अभियान चलाया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, वही सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर यह अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विकास खंड के सम्मानित जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर गरीबी एवं आजीविका, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन और ग्राम स्वराज के बारे में विस्तार से बताया गया, जिस पर जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से पंचायत के कार्यों की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो द्वार हाट से खबर आपको बता दें, जहां पर 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। तो वहीं इस शिविर में जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इस प्रशिक्षण में आपको बता दें कि ग्राम स्वराज के बारे में भी बताया गया। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां द्वारा हाट में ग्राम स्वराज के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। तो वहीं इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। यहाँ पे द्वाराहाट ब्लॉक में सभी प्रधानों ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण लिया। इसमें उन्होंने हमें स्वराज ग्राम के बारे में और ई पोर्टल के बारे में जानकारी दी, और हम चाहते हैं कि आगे भी हमें समय समय पर ऐसे ही। काशीपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात बदमाशों ने महल सिंह के घर पर गोली मारकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक हरजीत सिंह उर्फ काला और उसके पुत्र तनवीर ने कनाडा से फोन के माध्यम से जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया, जिसके बाद अगले दिन पुलिस ने महल सिंह के हत्यारे शूटरों को शरण देने और रेकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। तो वहीं सीओ वंदना वर्मा ने गांव में ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराते हुए उनके घर पर अदालत की और से की जा रही कुर्की आदेश चस्पा दिए। तो काशीपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर 2 अज्ञात गोली मारकर मौके से फरार हो गए। तो वहीं आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां 2 अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग किया, जिसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं काशीपुर की, जहां बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात बदमाशों ने महल सिंह के घर पर गोली मारकर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक हरजीत सिंह उर्फ काला और उसके पुत्र तनवीर ने कनाडा से फोन के माध्यम से जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद अगले दिन पुलिस ने महल सिंह के हत्यारे
शूटरों को शरण देने और रेकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने गांव में ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराते हुए उनके घर पर अदालत की ओर से जारी कुर्की आदेश चस्पा दिया। देखिए, ग्राम जुड़का में महल सिंह जी की हत्या के बाद जो शूटर प्रकाश में आए और उसके बाद से जो लोगों ने लोकल लेवल पे लॉजिस्टिक दी थी, लोकल लॉजिस्टिक दी थी, उनको हमने ऑलरेडी अरेस्ट करके हम न्यायालय के समक्ष पेश किया। वो वर्तमान में जेल में है। इसी इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि हरजीत काला जो कि मुख्य आरोपी था और इसका बेटा तनवीर, तो ये लगातार फरार चल रहे थे। हमारी टीमें जगह जगह दबिशें दे रही थी। माननीय न्यायालय से 82 CRPC की आदेशिका प्राप्त करके हमने चस्पा भी किया था। फिर भी इसके द्वारा ना माननीय न्यायालय के समक्ष सरेंडर किया गया, ना पुलिस के समक्ष सरेंडर किया गया। तो हमने माननीय न्यायालय से आज कुर्की की आदेशिका प्राप्त करके और कुर्की की कार्रवाई। जसपुर में LPG सिलेंडर से एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की वजह से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। आपको बता दें कि फैक्ट्री में करीब 25 कर्मचारी मौजूद थे, जिसके बाद आग की चपेट में आने से अभय राजपुर निवासी अर्जुन की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं दमकल विभाग की करीब 1 दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। फिलहाल आग लगने से फैक्ट्री में लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। एक की मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तो वहीं मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी यहां पहुंची और जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जहाँ तक गाड़ियों का सवाल है तो इसमें कुल 9 गाड़ियाँ लगी। इसमें से 3 प्राइवेट सेक्टर की थी और 6 हमारी जो है। आग ये गैस लीकेज हुआ है, उस कारण से जो है लगी। क्योंकि फैक्ट्री चल रही थी, प्रोसेस में थी, तो उस वजह से लगी। और नुकसान का अभी आकलन किया जा रहा है। क्षति का आकलन करने के बाद ही बताया जा सकेगा। ये रात के 1:30 से 2 बजे के बीच की घटना है, जब हमें सूचना मिली कि ये शानदार इंडस्ट्री है जो फॉली फाइबर की सीट का काम करते हैं। इन्हीं के बगल में, प्लांट के ठीक बगल में इनका जो गैस का चेंबर था जहाँ से ये सप्लाई लेते थे, वहीं पे रिसाव के कारण आग लगी थी। और जो वहाँ पे गेट कीपर लड़का था, उसके द्वारा तुरंत जो सुपरवाइजर थे उनको इन्फॉर्म किया गया। जब ये लोग मौके पर पहुँचे तो आग बुझाने के प्रयास में ही इसमें 2 लोग चपेटे में आ गए, जिसमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से उसमें झुलस गए, जिससे उनकी वहीं मौके पर मृत्यु हो गई। एक और लड़का था, वो भी झुलसे हुए हैं। 2 लड़कों को हमने तत्काल यहाँ से रेस्क्यू करके और बाहर निकाल करके उनको अस्पताल एडमिट कराया। पौड़ी जिले के निसणी गांव में मासूम पीयूष पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई और गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक 5 साल का पीयूष खेलकर अपने घर लौट रहा था, तभी अचानक घात लगाए गुलदार ने पीयूष पर हमला कर दिया। जब ग्रामीणों ने शोर शराबा किया तो गुलदार ने पीयूष को छोड़ दिया, लेकिन इस बीच गुलदार ने 5 साल के मासूम को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बच्चे को आनन फानन में पाबो अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। एक बच्चे की बलि चढ़ने के बाद वन विभाग ने मौके पर पिंजरा लगा दिया। इस घटना पर क्षेत्रीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड धन सिंह रावत ने दुख प्रकट किया है। तो पौड़ी से खबर आपको बता दें, जहां पर गुलदार ने एक 5 साल के मासूम पर हमला कर दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल पीयूष को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद अब ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि वन विभाग पर लापरवाही के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। वहीं एक बच्चे की बलि चढ़ने के बाद वन विभाग हरकत में आया और अब गुलदार के लिए पिंजरा लगाया गया है। और प्रशासन अब
हमने वन विभाग को फ़ोन किया, पुलिस को भी फ़ोन किया, तो सभी प्रशासन ने वहाँ पे पिंजरा कह रहे हैं पिंजरा लगा दिया। अब वन विभाग भी पहुँच गए हैं, पर ऐसी घटना आगे से ना हो, इसलिए हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई वो किया जाए। और खेले थे बच्चे रोड में, 5-7 बच्चे खेल रहे थे बल्ला, हमने देखा नहीं, जब बच्चे भागे तब चले हमको पता, तब गए हम रोड में। पहले और वैसे पुलिस वाले ने सीधे पकड़ जाओ, तो पागल में ले गए अस्पताल में, तुरंत मैंने यहाँ लगा। विकासखंड द्वारिखाल में ब्लॉक स्तरीय 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। खेल मैदान डाडा मंडी में प्रमुख महेंद्र राणा ने सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, 600 मीटर दौड़, 60 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। आज 600 मीटर बालक एवं बालिका दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रमुख महेंद्र राणा ने किया। तो खबर आपको बता रहे हैं कोटद्वार से, जहां 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, तो वहीं महेंद्र राणा ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। वहीं वॉलीबॉल, फुटबॉल का आयोजन भी यहां पर किया गया है। तो खबर आपको बता रहे हैं कोटद्वार से, जहां पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस खेल प्रतियोगिता में कबड्डी, फुटबॉल, 600 मीटर दौड़ का भी आयोजन किया गया है। तो विकासखंड द्वारिखाल में ब्लॉक स्तरीय 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। खेल मैदान डाडा मंडी में प्रमुख महेंद्र राणा ने सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, 600 मीटर दौड़, 60 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया है। आज खेल महाकुंभ 2022 द्वारिखाल के अंदर शुभारंभ हो गया है और मैं सभी प्रतिभागियों को, सभी खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, सभी गुरुजनों को बधाई देता हूं। और बड़े अच्छे से आज जिस तरह से खेलों की प्रतियोगिता हो रही है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा और मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो कोटद्वार से खबर आपको बता दें, जहां पर 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसका उद्घाटन महेंद्र राणा ने किया। तो वहीं जिसमें छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां द्वारिखाल ब्लॉक में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल और 600 मीटर दौड़ का आयोजन भी किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।